कैसे हैं आप सभी लोग। आइए दोबारा से एक और नई जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आजकल चर्चा में प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट बहुत ज़्यादा है। आप जानते ही होंगे हाल ही में 2 CM इस एक्ट के द्वारा जेल में जा चुके हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको जानने की कोशिश करें कि एक्चुअल में है क्या। तो आइए मोटी मोटी जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहली जानकारी, अच्छा ये मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की साइट पे गया था, वहाँ से मैंने ये इस एक्ट को डाउनलोड किया है और उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ वही रखे हैं। तो सबसे पहले तो यह है कि एक पॉलिटिकल डिक्लेरेशन और ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो था, ये एक रेजोल्यूशन लिया गया था S17/2 किसके द्वारा, बाय द जनरल असेंबली ऑफ द यूनाइटेड नेशन। कब? इसके 17th स्पेशल सेशन में 23rd डे ऑफ February 1990। दूसरी जो डेट महत्वपूर्ण है वो है 8 और 10 जून 1998, जो कि कहती है कि भाई आप इसको मनी लॉन्ड्रिंग के एक लेजिस्लेशन या कोई प्रोग्राम लेके आइए नेशनल लेवल पे, जिससे कि टेररिज्म या जो भी फंडिंग है जो कि गलत कामों में इस्तेमाल होती है उसको रोका जा सके। तो उसके बाद ये एक मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट आया है। दिस एक्ट में बी कॉल्ड द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। ये सारे भारत में लगेगा। इसकी डेफिनेशंस हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, तो जो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है वो मैंने हटा दी है। इसका एक आपके थर्ड ऑफेंस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ये क्या है, कोई भी बंदा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर अटेम्प्ट करता है टू इंडल्ज और नोइंगली असिस्ट और नोइंगली इस पार्टी is actually involved in any process or activity connected with the concealment, possession, acquisition और use। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि भाई अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ करी है, कंसीलमेंट करा है, पोजेशन में हो, एक्विजिशन में हो, यूज़ कर रहे हो, कुछ भी घपलेबाजी अगर तुमने करी है ऐसे पैसे की, ऐसे चीज़ की जो कि गलत तरीके से हासिल किया गया है, तो आप जो है आपको दिक्कत होएगी, अब इस एक्ट के दायरे में आ जाओगे। उसके बाद पनिशमेंट इसमें याद रखने वाली बात है, मिनिमम 3 साल, 3, 7 और ये 10 तक जा सकता है। 10 में कब जाएगा, जब आप पैराग्राफ 2 में कुछ ऑफेंसेस दिए गए हैं पार्ट ए ऑफ द शेड्यूल, उसके अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपकी 10 साल तक भी खिंच सकती है सज़ा। उसके बाद आ जाते हैं हम अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वॉल्व मनी लॉन्ड्रिंग। इसमें जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि भाई आप अटैच तो कर सकते हो, रीज़न टू बिलीव होना चाहिए आपके पास कि ठीक है इसने कुछ गड़बड़ करी है, बट उसको रिकॉर्ड करना इंपॉर्टेंट है। आप राइटिंग में देंगे कि भाई क्या ऐसा क्या लगा आपको जिसके कारण आप इसको प्रॉपर्टी को अटैच करना चाहते हैं। 180 दिन से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। प्रोविजनली आप अटैच कर सकते हो, बट 180 दिन से ज़्यादा आप नहीं इस प्रॉपर्टी को रख सकते। उसके बाद आपको रिपोर्ट करना है मजिस्ट्रेट को अंडर सेक्शन 173 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, या आपको कंप्लेंट दर्ज करानी या कंप्लेंट दर्ज कराई जाए, कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड बाय अ पर्सन ऑथराइज टू इन्वेस्टिगेट द ऑफेंस, कोई ऐसा व्यक्ति जिसको ऑथराइजेशन है इसको इन्वेस्टिगेट करने की, वो कंप्लेंट दर्ज कराए, या कोई सिमिलर रिपोर्ट और कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड अंडर द कॉरस्पॉन्डिंग लॉ, या कोई सिमिलर रिपोर्ट या कंप्लेंट फाइल की गई है इस लॉ के तहत किसी दूसरे देश में। प्रोवाइडेड फर्दर दैट नॉट विद सेंडिंग एनीथिंग कंटेन, अच्छा ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं हम पीरियड ड्यूरिंग विच द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस सेक्शन इज स्टेड बाय द, अच्छा इसमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर आपके हाई कोर्ट ने अगर आपको स्टे लगा दिया है उसमें प्रॉपर्टी के को जब्त करने में, तो 30 दिन का आपको और वक्त मिल जाता है स्टे के हटने के बाद, ठीक है, 180 दिन की काउंटिंग में। उसके बाद आ जाते हैं कि भाई इसमें और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। आपको एक कॉपी फॉरवर्ड करनी पड़ेगी विद मटेरियल इन पोजेशन रेफर्ड टू इन द सबसेक्शन ईयर जूनियर अथॉरिटी सील एनवलप में आप बताएंगे कि क्या कारण है इसके करना, आप इसको
आप जो अटैच कर रहे हैं, कोई भी ऑर्डर इस अटैचमेंट के अंतर्गत दिया जो भी गया है वो विल सीज टू हैव इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं आएगा आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द पीरियड। जब अगर पीरियड जो है ख़त्म हो गया तो उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, उसके कोई इफेक्ट नहीं रहेगा जो भी ऑर्डर इसके अंतर्गत दिया गया था। एक महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कोई भी पर्सन जिस भी व्यक्ति का इस पे दावा है इस प्रॉपर्टी पे, वो इंजॉय कर सकता है इस प्रॉपर्टी को, इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। एक्सप्लेनेशन में इन्होंने कहा है कि भाई इस पर्पस ऑफ फॉर दिस सब्जेक्ट पर्सन इंटरेस्टेड करके छोड़ा था इन्होंने। पर्सन इंटरेस्टेड वो हैं, वो सभी व्यक्ति जो क्लेम कर रहे हैं कि इस प्रॉपर्टी पे हमारा हक है। The director or any other officer who provisionally attaches any property under subsection 1 shall within a period of 30 days from such attachment file a complaint stating the facts of such attachment। फैक्ट्स बताएगा और 30 दिन के अंतर्गत जो है कंप्लेंट दाखिल करेगा। तो कुल मिला के इस पूरे संवाद में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक दिन आपको कुछ पीरियड घोषित किए, ऐसे नहीं कि अनंत काल तक आप अटैच करके बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं कि बंदा उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल नहीं कर सकता, और ऐसा नहीं कि कोई रीज़न नहीं है, कुछ कारण होना ज़रूरी है। उस कारण को आप दर्ज कराएंगे लिखित में, एक कंप्लेंट दर्ज होगी, आप उसमें प्रॉपर बयान करेंगे राइटिंग में कि क्या किस कारण से आप प्रॉपर्टी को सीज करना चाहते हैं या क्या आपके कारण हैं। उसके बाद आपका एडजुडिकेशन में ये हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। It may serve a notice of not less than 30 days on such person calling upon him to indicate the source of his income। मतलब इसमें ये कुल मिला के ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस व्यक्ति के ऊपर कोई जिसकी प्रॉपर्टी अटैच हुई है वो 30 दिन के अंदर आके अपना प्रूफ दे दे कि भाई क्या है, क्यों हम इस प्रॉपर्टी को अटैच ना करें। उसके बाद जो भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज़ हैं वो चेक करेंगी, वो इसको समझेंगी कि क्या ये रीज़नेबल है, क्या ये सही है, उसके बिहाफ पे वो आगे की कार्रवाई की ऑर्डर देंगी, ये अटैच करनी है नहीं करनी, क्या करना है। ये इन्वेस्टिगेशन के ये चलता रहेगा 365 दिन तक। ओके, सच अटैचमेंट और रिटेंशन और फ्रीजिंग ऑफ द सीज ऑफ फ्रोजन प्रॉपर्टी और रिकॉर्ड शेल, अगर उनको लगता है कि भाई इसको अटैच रखना चाहिए तो इन्वेस्टिगेशन के इनको टाइम दिया गया है लगभग 365 दिन का। उसके बाद पीरियड ड्यूरिंग विच द इन्वेस्टिगेशन स्टेड, अच्छा इसमें अगर इन्वेस्टिगेशन स्टे कर गई है तो एक्सक्लूड किया जाएगी। उसके बाद अगर उनको लगता है कि भाई अगर प्रॉपर्टी में को अगर उनको कि भाई इसमें कोई प्रॉपर्टी में मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो उसको इसकी वो रिलीज़ भी ऑर्डर कर सकते हैं। इसमें बाकी गवर्नमेंट के पास सीज रहेगा, कंट्रोल रहेगा, वो सब दिया गया है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है पावर रिगार्डिंग समन्स। तो जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शेल फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट हैव द सेम पावर्स एज आर वेस्टेड इन अ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 वाइल ट्राइंग अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसके पास वो सारी पावर होंगी जो एक सिविल कोर्ट के पास होती हैं अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। ये सब इसमें निम्नलिखित दिए गए हैं। उसके बाद हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ऑल द पर्सन सो समन शेल बी बाउंड टू अटेंड, जो भी व्यक्ति समन किया गया है वो अटेंड करेगा, और या उसका कोई ऑथोराइज्ड एजेंट वो अटेंड करेगा। एंड शेल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रुथ, सच्चाई बताने के लिए वो बद्ध है, वो उसको बताना पड़ेगा, उसको सच्चाई बयान करनी पड़ेगी। अपॉन एनी सब्जेक्ट रिस्पेक्टिंग विच दे आर एग्जामिन्ड और मेक स्टेटमेंट्स एंड प्रोड्यूस सच डॉक्यूमेंट्स एज मे बी रिक्वायर्ड, और जो भी डॉक्यूमेंट उससे मांगे जाएंगे वो प्रोड्यूस करेगा। एवरी प्रोसीडिंग अंडर दिस सेक्शन शेल बी डीम्ड टू बी ए जुडिशियल प्रोसीडिंग, जो भी प्रोसीडिंग इसके तहत हो रही है उसको जुडिशियल प्रोसीडिंग माना जाएगा विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड सेक्शन 228।
सेक्शन 193 और सेक्शन 228 के तहत इंडियन पीनल कोड। उसके बाद इम्पोर्टेंट है कि आप क्या क्या कर सकता है डायरेक्टर। ये किसी कंपनी के तहत है, वार्निंग दे सकता है, मॉनेटरी पेनल्टी लगा सकता है, 1 लाख रुपए तक है, नॉट लेस देन 10,000 रुपीज़। उसके बाद इम्पोर्टेंट है सर्च कर सकता है, ब्रेक ओपन द लॉक, एग्जामिन एन ओथ एनी पर्सन, किसी व्यक्ति को एग्जामिन कर सकता है, ओथ उससे ले सकता है कि भाई आप उसका बयान ले सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि द अथॉरिटी हु हैज़ बीन ऑथोराइज्ड अंडर सबसेक्शन 1, जो भी अथॉरिटी है जिसको ऑथराइज किया गया सबसेक्शन 1 के तहत, वो इमीडिएटली आफ्टर सर्च के बाद अपॉन इशुएंस ऑफ फ्रीजिंग ऑर्डर के बाद फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द रीजंस और रिकॉर्डेड। तो हर जगह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक कॉपी दी जाएगी रीजंस के साथ कि क्यों आप इसको सीज करना चाह रहे हैं। विद मटेरियल इन हिज पोजेशन, जो भी मटेरियल है उसके पोजेशन में, रेफर्ड टू इन दैट सबसेक्शन टू द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इन अ सील्ड एनवलप, एक सील्ड एनवलप में, इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। When an authority, upon information obtained during survey under section 16, is satisfied that any evidence shall be or is likely to be concealed or tampered with, he may, for reasons to be recorded in writing, enter and search the building or place where such evidence is located and seize that evidence. अगर उसको लगता है अथॉरिटी को कि भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है तो सीज कर सकता है, घुस सकता है, सर्च कर सकता है एविडेंस को। The authority seizing any record of property under subsection 1 or freezing any record within a period of 30 days from such seizure or freezing, 30 दिन के अंदर में फाइल एन एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन फाइल करेगा रिक्वेस्टिंग फॉर रिटेंशन ऑफ सच रिकॉर्ड प्रॉपर्टी अंडर सबसेक्शन 1 फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग सर्व्ड अंडर सबसेक्शन 1A। कुल मिला के इसमें कहने की कोशिश ये कर रहा है कि भाई 30 दिन के अंदर वो एक एप्लीकेशन फाइल करेगा, उसको रिक्वेस्ट करेगा कि इस प्रॉपर्टी को रिटेन करने की उसको इजाज़त दी जाए। यहाँ पे व्यक्ति को सर्च करने की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट है कि मजिस्ट्रेट के पास लेके जाना पड़ेगा, गजेटेड ऑफिसर के पास जो कि सुपीरियर है उसके रैंक से। उसके बाद आप वो अगर इजाज़त देता है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद आपका अगर उस गजेटेड ऑफिसर को लगता है कि भाई कोई रीज़नेबल ग्राउंड नहीं है तो वो उसको डिस्चार्ज भी कर सकता है उस बंदे को। जब आप जाएंगे तो 2 से ज़्यादा व्यक्ति को अपने साथ लेके जाएं, विटनेस के सिग्नेचर्स लें, प्रॉपर्टी लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड प्रॉपर्टी सी इन द कोर्स ऑफ द सर्च एंड ऑब्टेन द सिग्नेचर्स ऑफ द विटनेस ऑन द लिस्ट। उस लिस्ट पे विटनेस के सिग्नेचर ले। लिस्ट कौन सी? जो भी आपने सीज किया है उसकी लिस्ट एक बनाओगे और उस पर उसके सर्च करोगे तो मतलब उसके विटनेस के आप सिग्नेचर लोगे। नो फीमेल शेल बी सर्च्ड बाय एनी वन एक्सेप्ट अ फीमेल। कोई भी फीमेल को फीमेल के अलावा कोई और सर्च नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, पावर टू अरेस्ट। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि कुछ रीज़न है बिलीव करने का तो आप उस ऐसी बिलीफ को रिकॉर्ड करेंगे इन राइटिंग। उसके बाद अरेस्ट कर सकते हैं किसी भी व्यक्ति को और उसको आप इन्फॉर्म करना पड़ेगा जैसे जल्द से जल्द हो सके कि आपने उसको क्यों अरेस्ट किया है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट है फॉरवर्ड अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर अलॉन्ग विद द मटेरियल इन हिज पोजेशन रेफर टू इन द सबसेक्शन इन सील। ये आप बात कर चुके हैं, हर जगह लिखित में हो गई सारी कार्रवाई। 24 आवर्स टू बी टेकन टू स्पेशल कोर्ट, लेके जाना पड़ेगा। उसके बाद प्रोवाइड दैट द पीरियड ऑफ 24 आवर्स शेल एक्सक्लूड टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी वेयर एनी प्रॉपर्टी है सीज अंडर सबसेक्शन 17 सेक्शन 18, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रॉपर्टी आप उसको वो रिटेन कर सकता है, रिकॉर्ड रिटेन कर सकता है, सब कुछ उसको, मगर ये सारी चीज़ें राइटिंग में होंगी। जिस भी बंदे से आपने रिकॉर्ड लिए हैं, जिस बंदे की भी रिकॉर्ड है, उसको एक उसकी कॉपी लेने का हक है। जब कार्रवाई ख़त्म हो जाए तो उसको वापस देना पड़ेगा, अनलेस अथॉरिटी जो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उसने आपको परमिशन दी है उसको जो भी अपने रिकॉर्ड उससे हासिल किए हैं उसको अपने पास सीज करने की।
उसके बाद इम्पोर्टेंट है प्रिजम्पशन। इसमें इस लॉ में प्रिजम्पशन का कानून है, आपको पहले ही प्रिज्यूम करेंगे कि भाई ये सच है, कि भाई ये जो भी रिकॉर्ड है, सिग्नेचर्स हैं या जो भी चीज़ उनको मिली हैं वो उसी बंदे की हैं। कोई ट्रांजैक्शंस हैं तो पहले से प्रिज्यूम करके चलेंगे कि भाई उसी की जो भी की ये सही हैं सारी ट्रांजैक्शंस। तो इसमें कुल मिला के बर्डन ऑफ प्रूफ जो है उस बंदे के ऊपर है, मतलब पहले से ही वो मान के चलेंगे कि इसमें मतलब वो उसने कुछ गड़बड़ कर रखी है, जब तक कोई कॉन्ट्रेरी अगर प्रूफ ना मिले। तो बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति के ऊपर है, यहाँ पे उसको प्रूफ करना पड़ेगा। हम तो पहले से ही मान के चलेंगे कि भाई आप दोषी हैं, जो भी रिकॉर्ड आपके खिलाफ मिले हैं वो सही हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट है ऑफेंसेस कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। ये नॉन बेनेबल है, इसमें सिर्फ एक कैच है, अगर कोर्ट को लगता है कि भाई नहीं कोई रीजनेबल ग्राउंड नहीं है तो कुछ इसमें गुंजाइश है बेल देने की। और या तो 16 साल से नीचे हो, औरत है, सिक है, इन्फर्म है मतलब बीमार है, या फिर भाई 1 करोड़ से कम का कुछ के लिए को एक्यूज्ड है, तो बेल मिल सकती है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट स्पेशल कोर्ट शैल नॉट टेक काउंटिंग ऑफ ऑफेंस पनिशमेंट अंडर सेक्शन 4 एक्सेप्ट अपॉन कंप्लेंट राइटिंग मेड बाय। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है लिमिटेशन ऑन ग्रांटिंग ऑफ बेल। तो इसमें कुल मिला के ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई बेल जो है इस एक्ट में मेंशन किया गया उसके तहत ही बेल मिलेगी। कुल मिला के बेल मैक्सिमम केसेस में ज़्यादातर नहीं मिलेगी। आपको बेल तभी मिल सकती है या तो कोर्ट पूरे तरीके से मतलब उसको ये लग रहा है कि भाई कुछ रीज़न कि भाई ये ऑफेंस उसने नहीं किया है, ये व्यक्ति इस गिल्टी नहीं है इस ऑफेंस का, या फिर ये कुछ एक चीज़ें जो दी गई हैं 16 साल से कम का इंसान या औरत या बीमार या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि कमज़ोर है, या 1 करोड़ से नीचे का कुछ अगर ट्रेल है तो उसको बेल मिल सकती है। उसके बाद अगर आपने कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दी है तो आपको 2 साल की सज़ा या 50,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है। और उसके बाद ये है पैराग्राफ 2 जिसमें 10 साल तक आपकी सज़ा जा सकती है। वो इन ऑफेंसेस के तहत आपका ऑफेंस 10 साल तक भी खिंच सकता है। शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे एक किसी नई जानकारी के साथ। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये ज़्यादा बोरिंग नहीं लगा होगा। मुझे थोड़ा सा पढ़ना और जानकारी हासिल करना अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जो लोग मेरे तरह चीज़ों को जानकारी हासिल करना चाहते हैं और जो जिनको अच्छा लगता है चीज़ों को पता लगाना, उनके साथ मैं ऐसी जानकारियाँ साझा करूं और हम पढ़ें, जानकारी हासिल करें और एक अच्छे और ज़िम्मेदार नागरिक बने इस देश के। तो अगली जानकारी लाने तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। धन्यवाद, शुक्रिया, हैव अ गुड डे।